हेलो ऑल, वेलकम टू BHS एजुकेशन। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में। डेमोग्राफिक स्टडीज़ देखी थी, माल्थूसियन मॉडल देखा था। ठीक है। और अभी हम बात करेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल की। माल्थूसियन मॉडल के बाद अभी ये दूसरा मॉडल है आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। A model that describes how population growth changes over the time as a country develops economically। ठीक है। ये बेसिकली मॉडर्न थोड़ा मॉडल है, ये वो एंशियंट था। तो ये जो मॉडल है दैट इज़ मॉडर्न टाइप। ठीक है। ये कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन के बेसिस पे बताता है, डिस्क्राइब करता है कि हाउ पॉपुलेशन ग्रोथ चेंजेस ओवर टाइम। ठीक है। जैसे जैसे कंट्री डेवलप हो रहा है वैसे वैसे वहाँ की पॉपुलेशन में किस तरह का ग्रोथ या चेंजेस देखने को मिल रहा है टाइम के साथ। आ रही बात समझ में? मतलब कि कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन के बेसिस पे हम पॉपुलेशन का चेंज देख रहे हैं या पॉपुलेशन ग्रोथ चेंज देख रहे हैं टाइम के साथ। ठीक है। इसको 5 स्टेजेस में बांटा गया। देयर आर 5 स्टेजेस। तो पहला जो स्टेज है वो प्री इंडस्ट्रियल एज है, प्री इंडस्ट्रियल स्टेज है। ठीक है। इसमें जो बर्थ रेट था, प्री इंडस्ट्रियल मतलब बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिफोर 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। तो बर्थ रेट था मतलब बच्चे जो पैदा होने का दर था वो बहुत ज़्यादा था, हाई था। लेकिन डेथ रेट भी ज़्यादा था क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ तो थी नहीं, तो डेथ रेट भी ज़्यादा था, मोर्टेलिटी ज़्यादा था। एज अ रिज़ल्ट क्या था, दोनों चीज़ें ज़्यादा हैं तो दोनों मिलके कम हो गई, पॉपुलेशन ग्रोथ कम था। रीज़न क्या था इसका? डिजीज़ था, पुअर हाइजीन था, फेमाइन था, भूखमरी, ये सब कुछ रीजंस थे जिसके वजह से ओवरऑल पॉपुलेशन क्या था, कम था, पॉपुलेशन ग्रोथ। फिर दूसरा जो स्टेज है दैट इज़ ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल में भी बर्थ रेट हाई था क्योंकि एजुकेशन नहीं था, फैमिली प्लानिंग जैसी कोई चीज़ नहीं थी, कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं थे। ये सारी बातें लास्ट वीडियो में हो चुकी है। ठीक है। डेथ रेट क्या था? फॉल हो रहा था, मतलब डेथ रेट कम हो रहा था। डेथ रेट जब कम हो रहा था तो पॉपुलेशन क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। ऐसा क्यों देखने मिला? क्योंकि मेडिसिन आ गया था, इम्प्रूव्ड मेडिसिन, पेनिसिलियम वगैरह का डिस्कवरी हो गया था, एंटीबायोटिक्स आ गए थे। ठीक है। तो मेडिसिन का कंडीशन इम्प्रूव हुआ था जिससे कि मोर्टेलिटी रेट कम हुआ था, एज अ रिजल्ट पॉपुलेशन ग्रोथ देखने मिला। फिर आया इंडस्ट्रियल फेज़। इंडस्ट्रियल फेज़ आने के बाद क्या हुआ, हमारा जो बर्थ रेट था वो कम हो गया क्योंकि अब लोग पढ़ाई लिखाई करने लग गए थे, नॉलेजेबल हो गए थे, फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट आ गया था। ठीक है। डेथ रेट भी लो हो गया, ये तो कम हो ही रहा है, बर्थ डेथ भी लो हो गया था बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल सेक्टर। ठीक है। तो ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो हो गया। ठीक है। लोग शहरों में रहने लग गए, अर्बनाइजेशन हो गया, फैमिली प्लानिंग आ गई, ये सारी चीज़ें। अब पोस्ट इंडस्ट्रियल इफेक्ट क्या हुआ? पोस्ट इंडस्ट्रियल इफेक्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद का जो इफेक्ट था उसमें बर्थ रेट लो हो गया, डेथ रेट भी लो हो गया क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ भी है। पॉपुलेशन स्टेबल हो गया, जो पहले बढ़ रहा था वो अब क्या था, स्टेबल हो गया। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द हायर इनकम और एजुकेशन की वजह से ये चेंज आया। थर्ड लास्ट वन इज़ डिक्लाइनिंग। ये अभी ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है। ठीक है। ये फ्यूचरिस्टिक है। यहाँ पे बर्थ रेट बहुत कम हो जाएगा, वेरी लो, डेथ रेट लो, डेथ रेट भी कम होगा, और पॉपुलेशन ओवरऑल अर्थ का पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगा। एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा होएगी और लोगों की फर्टिलिटी भी कम आएगी बिकॉज ऑफ द सो मच पॉल्यूशन, टॉक्सिसिटी। ठीक है। कि एजिंग भी बढ़ जाएगी लोगों की और फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, लोग कम फर्टाइल होंगे। जब फर्टाइल ही नहीं होंगे, आपको कितना कॉमनली देखने को मिल गया है कि बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो देर आर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज फॉर दैट, IVF वगैरह। इन सब की ज़रूरत क्यों हो रही है? क्योंकि फर्टिलिटी कम हो रही है। ठीक है।
तो ये 5 स्टेजेस थे आपके डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को इन्फ्लुएंस करते हैं मतलब प्रभावशील हैं। ठीक है, पहला फैक्टर है हेल्थ केयर का इम्प्रूवमेंट। हेल्थ केयर जैसे जैसे मेडिकल फील्ड में इनोवेशन होता गया, टेक्नोलॉजीज आती गई, ट्रीटमेंट बढ़ता गया, ठीक है, वैसे वैसे मोटेलिटी रेट रिड्यूस हुआ। मोटेलिटी रिड्यूस हुआ तो डेथ रेट कम हुआ तो ये पॉपुलेशन को बढ़ने में हेल्प किया। ठीक है, नेक्स्ट था इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब बढ़ेगा तो आप अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि आपके पास अगर एक बच्चा है तो उसको ही अच्छी लाइफस्टाइल दी जाए रेदर देन 10 बच्चे पैदा करने के। तो ये भी एक टाइप का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। फिर एजुकेशन स्पेशली वुमेन के लिए जब स्टार्ट हुआ तो वुमेन को राइट मिल गया, या फिर वो उनके अंदर ये मैच्योरिटी आ गई कि उन्हें ये डिसीज़न लेना है कि उन्हें कितने बच्चे करने हैं, पॉपुलेशन कितनी बढ़ानी है। ठीक है, तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ वुमेन एजुकेशन भी क्या हुआ, लोअर बर्थ रेट देखने मिला। चौथा रीज़न है एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शन। अब वही बात है कि एजुकेशन आया तो अवेयरनेस आया तो फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट आया, और इसमें गवर्नमेंट भी कई हद तक इन्वॉल्व होती है क्योंकि इंडिया में लार्ज स्केल फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट चला था ओवर द टाइम। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, अब लोग शहरों में रहने लग गए, कमाने का वो प्रेशर बढ़ गया तो बच्चे कम होने लग गए। रिड्यूस नीड फॉर लार्ज फैमिलीज, अब ज़्यादा बड़ी फैमिलीज़ की ज़रूरत नहीं थी लोगों को। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसीज़, जैसे कि मैंने कहा कि प्लानिंग पॉलिसीज़ उनकी, तो अलग अलग इंसेंटिव्स देना। जैसे चाइना में अगर एक बच्चा है तो फैसिलिटीज़ ज़्यादा, मतलब कुछ टाइम पहले ये रूल था, अभी तो उन्होंने हटा दिया कि अगर एक से ज़्यादा बच्चा होगा तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी या और मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। तो इस तरह के इंसेंटिव्स गवर्नमेंट देती है ताकि कम बच्चे पैदा करें। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन इंडिया में भी है कि आप बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप इतना मतलब 2 या 2 से अधिक बच्चे नहीं कर सकते, कुछ ऐसा रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो इंसेंटिव्स देना मतलब फैसिलिटीज़ देना और फिर रेस्ट्रिक्शन लगाना चाइल्ड बर्थ। लास्ट है कल्चरल चेंजेस, शिफ्ट इन फैमिली नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन। अब लाइक बड़ी फैमिली को कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया, तो जो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, लोगों के अंदर फ्रीडम वाली चीज़ आ गई, तो अब वो बड़े बुजुर्ग पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। ठीक है, ना तो उनकी बात सुनते हैं क्योंकि बड़े लोग सजेस्ट करते हैं बच्चे पैदा करने को, क्योंकि दे आर अवेयर ऑफ द थिंग कि अब उन्हें ही बच्चे पालने हैं। ठीक है, तो ये एक कल्चरल शिफ्ट हुआ, एक कल्चरल चेंज हुआ इंडिया में, या फिर ग्लोबली भी आप कह सकते हो। समरी ऑफ की टर्म्स, अब ओवरऑल हम समरी देखते हैं लास्ट लेक्चर का और अभी का। तो मालथूशियन थ्योरी में हमने ये देखा कि पॉपुलेशन ग्रो करता है वो तेज़ी से करता है एज़ कम्पेयर टू फूड सप्लाई, तो इसके वजह से फूड क्राइसिस आ सकते हैं। ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, किसी भी एक इन्वायरमेंट की एक कैपेसिटी होती है कि वो मैक्सिमम कितने पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकता है। ओवर पॉपुलेशन क्या होता है, जब भी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी। ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा और रिसोर्सेज पे स्ट्रेस बढ़ जाता है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मतलब हमने मॉडल्स देखे हैं जो कि शिफ्ट चेंज होता दिखता है इन मॉडल्स में कि कैसे बर्थ डेथ रेट डेवलपमेंट के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, लास्ट है रिसोर्स डिस्पार्टिंग। इसमें हमने देखा था फुटप्रिंट वाला कॉन्सेप्ट, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वाला कॉन्सेप्ट, जहाँ पे अनईक्वल कंजप्शन ऑफ ग्लोबल रिसोर्सेज था बिटवीन द नेशंस, बिटवीन विच काइंड ऑफ नेशंस, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग। आ रही बात समझ में? तो
तो ये कुछ की टर्म्स हैं जो आपको याद रखने होंगे, मे बी एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। अब ह्यूमन पॉपुलेशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी बात करें तो देर आर सम स्ट्रेटजीज जो कि एम करता है, स्ट्रेटजीज है जो एम करता है कि हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं रेट ऑफ पॉपुलेशन को। ठीक है, सबसे पहला है इंश्योर अ सस्टेनेबल बैलेंस बिटवीन द पीपल एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। हर एक कंट्री को ये देखना चाहिए कि उसके पास कितने रिसोर्सेज हैं, उस हिसाब से ही वो अपने पॉपुलेशन पे फोकस करें। ठीक है, लाइफ की क्वालिटी, लाइफ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना चाहिए, सबको प्रॉपर हेल्थ केयर एजुकेशन मिलनी चाहिए, तो लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। थर्ड इज़ रिड्यूस प्रेशर ऑन द इन्वायरमेंट एंड सोशल सिस्टम। तो बेसिकली हमें सस्टेनेबल तरीके से रहना पड़ेगा सो दैट इन्वायरमेंट पे और सोशल सिस्टम दोनों पे ही प्रेशर ना पड़े। तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट लिमिटिंग बर्थ, सिर्फ बर्थ को लिमिट करना नहीं है, लोगों को एम्पावर करना भी, स्पेशली वुमेन को एम्पावर करना, वुमेन को एजुकेट करना, ताकि वो और भी चॉइसेस और अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर सकें। क्योंकि आप देखोगे जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या फिर लो इनकम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे वुमेन आर द टूल, मतलब उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे दे आर द टूल टू प्रोड्यूस किड्स। ओके, तो अगर वुमेन दूसरे सेक्टर पे फोकस करेगी, अपने करियर और भी अपॉर्चुनिटीज़ को फोकस करेगी, तो ऑटोमेटिकली शी इज़ अवेयर टू कंट्रोल द बर्थ। आ रही बात समझ में? तो हमने की स्ट्रेटजीज क्या देखा? एजुकेशन इज़ द मेजर वन। ये अवेयरनेस लाता है अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, गर्भ निरोध कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन को हिंदी में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की ऑब्वियसली अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो फीमेल की हेल्थ भी अफेक्टेड होएगी अगर प्रॉपर केयर नहीं हो रहा है तो। कॉन्ट्रासेप्शन और फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट, ये सब एजुकेशन से आता है। फीमेल एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए हमें, डिले मैरिजेस पे फोकस करना चाहिए, और चाइल्ड बियरिंग पे, मतलब आपने बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पे अर्ली मैरिज हो जाता है, लाइक बिफोर 18, जो गवर्नमेंट द्वारा जो एज रिलीज़ है फॉर अ वुमेन टू गेट मैरिड, तो फिर क्या होता है कि जल्दी चाइल्ड बियरिंग भी हो जाती है, जल्दी मतलब समय के साथ दे गेट प्रेग्नेंट अर्ली, तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उनकी बॉडी रेडी नहीं होती है टू होल्ड द चाइल्ड। ठीक है, दैट्स वाई मोर्टेलिटी को बढ़ाता है। दिस वाज वन ऑफ द रीज़न पुराने ज़माने में कि औरतें जल्दी मर जाती थीं। ठीक है, एजुकेटेड वुमेन टेंड टू हैव फ्यूअर एंड हेल्दियर चिल्ड्रन। तो एजुकेटेड वुमेन हमेशा चाहती है कि कम बच्चे हों उसके और हेल्थ पे फोकस होता है। हाँ, तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कॉन्सेप्ट इंक्लूड होना चाहिए और उसे प्रॉपर एग्जीक्यूट भी करना चाहिए, पढ़ाना भी चाहिए स्कूल करिकुलम में। ठीक है, लिटरेसी प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, कहाँ पे? रूरल एरियाज़ में, गांव में और अनडिजर्व्ड एरियाज़ में, जहाँ पे एक्सेस नहीं हो पा रहा है एजुकेशन का, उन एरियाज़ में कौन चलाएगा? ये गवर्नमेंट। ठीक है, प्रॉपर स्टेम एंड हायर एजुकेशन एक्सेस टू गर्ल्स को स्कूल एजुकेशन के बाद हायर एजुकेशन में भी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल सेक्टर, स्टेम सेक्शन में भी उनका एक्सेस बढ़ाना पड़ेगा, हमें प्रमोट करना पड़ेगा टू ओवरकम दिस ओवर पॉपुलेशन इशू। आ रही बात समझ में? दूसरी चीज़, ये तो था एजुकेशन की इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजीज। दूसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब भी होता है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट जब भी होता है, तो अर्बनाइजेशन होता है। अर्बनाइजेशन होता है तो बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़, आपको हॉस्पिटल्स आसपास देखने को मिलेगा, लोअर बर्थ रेट मिलेगा, लो मोर्टेलिटी रेट्स मिलेगा देखने को। व्हेन पीपल स्पेशली वुमेन हैव अ करियर अपॉर्चुनिटीज़, जब वुमेन के करियर की अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलेंगी, दे ऑफ्टन पोस्टपोन
वो चाइल्ड बियरिंग को क्या करती हैं, पोस्टपोन करती हैं। मतलब मैरिज डिले होगा, चाइल्ड बियरिंग डिले होगा, तो एज अ रिज़ल्ट कम बच्चे पैदा होंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर 18:40 है तो रेशियो बच्चे पैदा होने का ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन अगर 28:40 है तो वो कम हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है यूथ और वोमेन के लिए। इनकरेज करना है माइक्रो फाइनेंसिंग। माइक्रो फाइनेंसिंग मतलब ऐसे घरेलू काम जो वो करके पैसे कमा सकें, सिलाई बुनाई कढ़ाई ये सारी चीज़ें। इंटरप्रेन्योरशिप फॉर वोमेन, वुमेन्स इन बिजनेस सेक्टर। ठीक है, सपोर्ट करना है सोशल सेफ्टी, कि सोशली सेफ रहे सब कोई। रिड्यूस करना है उनका फैमिली पे डिपेंडेंसी, फाइनेंशियली स्टेबल करना है, लार्ज फैमिलीज़ का कॉन्सेप्ट थोड़ा कम करना है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी बढ़ानी है। दिस ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज़। थर्ड इज़ द स्टेटस एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तीसरा रीज़न, अगर वुमेन्स एम्पावर्ड होंगी तो इट इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल टू कंट्रोल पॉपुलेशन। हम पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। तो एम्पावर्ड वुमेन क्या करती है, वो डिसीज़न लेने के लिए सक्षम होती है, वो अपना निर्णय खुद लेती है कि इफ़ एंड व्हेन टू हैव चाइल्ड। ठीक है, ग्रेटर एक्सेस होता है टूवर्ड्स हेल्थ केयर एंड कॉन्ट्रासेप्शन का, उसको समझ है कि उसके हेल्थ के लिए क्या ज़रूरी है, कहाँ जाना चाहिए, किस डॉक्टर से मिलना चाहिए, या फिर कौन सा गर्भ निरोधक ट्राई करना है, कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना है टू अवॉइड द टू अवॉइड प्रेगनेंसी। ठीक है, पार्टिसिपेट इन डिसीज़न मेकिंग एट होम एंड सोसाइटी। अगर एम्पावर्ड वोमेन है तो वो अपना डिसीज़न रख सकती है अपने घर में और सोसाइटी में, जैसा कि नॉर्मली अनएम्पावर्ड वोमेन को देखने मतलब ये करने नहीं दिया जाता है। ठीक है, स्ट्रेटजीज क्या क्या होंगी वोमेन को एम्पावर करने के लिए? लीगल राइट एंड प्रोटेक्शन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है, इनहेरिटेंस राइट, प्रोटेक्शन फ्रॉम चाइल्ड मैरिजेस, जेंडर बेस्ड वायलेंस, इन सारी चीज़ों का राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में। जेंडर इक्वालिटी इन एजुकेशन एंड वर्क, बराबर की हिस्सेदारी शिक्षा और कार्य के क्षेत्र में। सपोर्ट फॉर मैटरनल हेल्थ सर्विसेज, मैटरनल हेल्थ सर्विसेज इस पर भी गवर्नमेंट का बहुत फोकस रहता है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होएगा, लीडरशिप बढ़ेगा। अगर कोई वुमेन लीडर होएगी तो वो महिलाओं की बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तरीके से और डिटेलिंग के साथ रख सकती है एज़ कम्पेयर टू मेन। एक्सेसिबिलिटी टू फैमिली प्लानिंग एंड सर्विसेज, अब उनको एक्सेसिबिलिटी मिलेगा अगर एजुकेटेड होएंगी तो। ठीक है, सोसाइटी में राइट बेस्ड फ्रेमवर्क, अपने हक के अधिकार के लिए उनको पूरा फ्रेमवर्क समझ आएगा। ठीक है, सो दिस आर द स्ट्रेटजीज टू एम्पावर वुमेन। अब ये तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो गई। नेक्स्ट इज़ द फैमिली प्लानिंग। इसमें क्या होगा, जब हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो फैमिली प्लानिंग अलाउ करता है किसी भी इंडिविजुअल को या कपल को। इंडिविजुअल्स की बात करें तो वुमेन, ठीक है, नहीं तो कपल, द मेल एंड फीमेल पार्टनर्स, टू डिसाइड द नंबर मतलब उन्हें कितने बच्चे चाहिए, स्पेसिंग, दो बच्चों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, और टाइमिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन, कि उन्हें बच्चे कब चाहिए। ठीक है, इम्पॉर्टेंस क्या है इसका, कि ये अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज मतलब अनचाहा प्रेगनेंसी जो है उसको कम करता है, इम्प्रूव करता है माँ और बच्चे के हेल्थ को, सपोर्ट करता है इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर फैमिलीज, एक्सेस मैटर फॉर मोर कंसर्न्स, इट वुड बी वॉलेंटरीली इन्फॉर्म्ड और एक्सेसिबल। ये बेसिकली गवर्नमेंट ये काम करती है कि ये सब वो एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करे फैमिली प्लानिंग के लिए। आपने आशा दीदी, आंगनवाड़ी बहन, ये सब नाम सुना होगा, तो दिस आर द गवर्नमेंट स्कीम्स जो कपल को अवेयर करती हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग्स। ठीक है, ये समरी है कि वुमेन एम्पावरमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है, अलग अलग स्ट्रेटजीज़ है कि वाई मतलब
how we should reduce the population. उसकी कुछ strategies है: एजुकेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, वुमेन एम्पावरमेंट, फैमिली प्लानिंग, एक्सेस। तो इसी के साथ हमारा ये यूनिट ऑलमोस्ट ख़त्म है। मैं देख लूँगी अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट हो जो छूट गया हो, एक्स्ट्रा टॉपिक हो। बट आपके जो क्वेश्चंस इस सेक्शन से, पॉपुलेशन वाले, डेमोग्राफी वाले सेक्शन से और फैमिली प्लानिंग, ये सारी चीज़ों से आएगा, वो थोड़ा आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा, अपना कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज देयर इज़ नो सच डिटेल्ड डेटा, यहाँ पे कुछ ऐसा डिटेल्ड डेटा नहीं है। बट स्टिल आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स जो भी हैं वो आपको बता दूँ नेक्स्ट वीडियो में। और मैं थोड़ा पेपर भी देख लूँगी मीनवाइल कि ऐसे कोई स्कीम्स के क्वेश्चंस आए हैं या नहीं आए आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आई विल प्रिपेयर दैट। मीनवाइल आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, और कोई भी डाउट है या कोई भी टॉपिक छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।